हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट कर चुके थे। हमने उससे एसोसिएटेड ग्राफ्स भी देख लिए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग की थी। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज अलग अलग टाइप के इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, और अलोंग विद अगर एयर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट हो, तो मोशन अंडर ग्रेविटी किस तरीके से अफेक्ट होता है उसकी इक्वेशंस देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्शन वाला जो पॉइंट होता है वो ग्राउंड नहीं होता। ठीक है, हम किसी वर्टिकल हाइट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से ये ग्राउंड है और एक 120 मीटर की हाइट पे, कितनी हाइट पे, 120 मीटर की हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देता हूं। और जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और इस तरीके से ग्राउंड को ये जाके स्ट्राइक कर जाएगा। तो आपसे पहली चीज जो पूछी गई है वो ये है कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि बताइए कि पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में, इस ग्राउंड को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है जिस पॉइंट से फेंका जाता है पार्टिकल को, उसी पॉइंट को क्या मान लीजिए आप, ओरिजिन मान लीजिए। तो ये पॉइंट को ओरिजिन मान लो। ठीक है, ये पॉइंट अगर ओरिजिन हो चुका है तो हमारा फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल को यहाँ गिरना है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाएगा, 120 या -120। इट शुड बी -120 क्योंकि आप ओरिजिन से नीचे आए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हो गया, माइनस का 120 मीटर हो गया। टाइम हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, माइनस का जी लग रहा है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो आप माइनस जी ले लेंगे। तो क्या लिखना चाहिए, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के हिसाब से ये हो गया -120 इक्वल्स टू व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, अपवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव लूंगा, u को क्या लूंगा, प्लस का 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 10t माइनस हाफ इनटू जी, जी को 10 ले लिया और t स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिंपल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब आप t से वापस 5 से वापस कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 टू द दिस इज 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4t माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सो t into t minus 6 प्लस 4 into t minus 6 is equals to 0। तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड्स। कितना टाइम लिया पार्टिकल ने नीचे गिरने में, 6 सेकेंड्स। तो ये था इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर आप एक रफ ग्राफ बनाना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान ग्राफ है। देखिए, इनिशियली xt ग्राफ बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, xt ग्राफ बना रहा हूं। मैंने t इक्वल्स टू 0 पे यहां से स्टार्ट किया, कितने से स्टार्ट किया, प्लस के 120 मीटर से। मान लीजिए ये प्लस का 120 मीटर था। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो रिटार्ड करेगा, इसकी रफ्तार जो है वो घटती चली जाएगी। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। वेलोसिटी 0 होने का मतलब स्लोप 0 है। ठीक है, तो ये बढ़ते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे इसका स्लोप 0 हो जाएगा और फिर ये वापस जाते जाते नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी, जहां x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पैराबोलिक ग्राफ, क्योंकि फिर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और जिस टाइम पे वो कितने टाइम पे स्ट्राइक कर जाएगा, 6 सेकंड्स पे। 6 सेकंड्स पे जो ये है ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। आप ये भी निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, वो भी आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए कई बार आप यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी ना देखें। मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज 40 मीटर्स। ये डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। हाइट जो है वो 40 मीटर है और ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से आपने प्रोजेक्ट कर दिया। आपसे वही पूछा गया कि कितने टाइम पे ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी। फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाली जाएगी, कोशिश कीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट वही तरीका है, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस का 40, डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस का 40। जिस पॉइंट से फेंका उसी पॉइंट को ओरिजिन मान लिया। फिर इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 ले लेंगे, -10t प्लस हाफ इनटू -10, g की वैल्यू -10 इनटू t स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक एक जीरो तो चला गया भाई, हटाओ इसको। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू -2t माइनस t स्क्वायर। अगर इन सबको इधर ले आऊं तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0।
तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। या अब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व करेंगे तो आपको आपके पास t की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइप की प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं, जहां पर हमारे पास प्रोजेक्शन, जहां पर हमें जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब वो छोटे छोटे और टाइप के न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर लेता हूं। कई बार आपके पास ऐसा सिनेरियो आता है जहां पर आपको रॉकेट वाली प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता है। रॉकेट वाली प्रॉब्लम्स, एक इलस्ट्रेशन आपको बताता हूं, एक एग्जांपल है। मान लीजिए अ रॉकेट इज फायर्ड upwards, obviously upward फायर किया with a vertical resultant acceleration of 10 meter per second square, okay, and after 1 minute the fuel finishes, ठीक है। जो फ्यूल है वो फिनिश हो जाता है। आपसे पूछा गया फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ठीक है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड जो है आपको बतानी है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ठीक है। अब इस मैक्सिमम हाइट को कैसे निकाला जाएगा, अब देखिए। पहली चीज तो ये है कि ग्राउंड से फायर किया गया, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, तो हुआ रॉकेट को आपने फायर कर दिया। तो रॉकेट आपने ग्राउंड से फायर किया है, लेट अस से दिस वाज द रॉकेट, और इसे फायर किया गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। इसकी इनिशियल, और यहाँ पर जैसे ये रॉकेट है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आपने इसे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया विद वर्टिकल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या चीज दी हुई है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब इस पे दो कारणों से फोर्स लग रहा होता है। समझ में आनी चाहिए बात। इस पे दो कारणों से रॉकेट पे फोर्स लग रहा है। एक तो गैसेस जब बाहर निकल रही हैं तो वो एक लिफ्ट देती है रॉकेट को, ठीक है, वो फ्यूल की वजह से। गैसेस आर द फ्यूल इन दिस केस। जब फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो इसे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, जिसे हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो एक थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ग्रेविटी का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इस रॉकेट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। तो इतना हमें पहले समझ में आना चाहिए कि ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर मैं अपवर्ड जर्नी की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 0 थी। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, कितने टाइम तक फ्यूल चलता है, 1 मिनट तक फ्यूल चलता है। अब जैसे 1 मिनट तक फ्यूल चलता है तो ये एक्सेलरेट करता गया, इस पॉइंट पे इसका फ्यूल ही खत्म हो गया। अब जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाता है ना, अब गैसेस के कारण जो एक्सेलरेशन है वो खत्म हो गया। मतलब गैसेस अब कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही हैं, उसे ऊपर लाने में उनकी कोई सहायता नहीं कर रही है रॉकेट की। तो होगा क्या, अब इसके बाद जो है रॉकेट केवल और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर जाएगा, और जाते जाते क्या हो जाएगा, एक टाइम पे ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये वापस ग्राउंड की तरफ आ जाएगा। कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। 1 मिनट तक तो फ्यूल ने अपना काम किया, अपवर्ड एक्सेलरेशन इसे दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाता है, देन द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। फिर वो बस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल नीचे आ जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है 1 मिनट इज हाउ मच, 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स के लिए फ्यूल काम कर रहा है और इस पार्टिकल को ऊपर भेज रहा है। तो हम निकाल सकते हैं कि भैया पहले बता दो h1 हाइट कितनी रीच की। h1 निकाल सकते हैं। h1 कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, 10, व्हाट इज t, t इज 60, तो 60 into 60, तो ये कितना हो जाता है, 1 30, this becomes 18,000 मीटर और 18 किलोमीटर। कितना ऊपर गया ये, 18 किलोमीटर ऊपर जाता है। अच्छा, यहां तक जाते जाते अब ये कुछ वेलोसिटी भी एक्वायर कर लेता है। तो मैं ये देख लेता हूं 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट इसकी वेलोसिटी क्या है।
ठीक है, आफ्टर 1 minute what is the velocity acquired? What is the velocity acquired by the particle? The velocity acquired by the particle will be u plus at. Initial velocity is 0. What is acceleration? 10. And what is t? It is 60. So this becomes 600 meter per second. So what is the velocity acquired? It is 600 meter per second. तो 600 meter per second ये acquire कर चुकी है. आगे रॉकेट जो है 600 मीटर पर सेकंड के साथ, अब ये जो रॉकेट है, यहाँ पर जो रॉकेट आ गया वो 600 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर बढ़ता है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, अब केवल ग्रेविटी एक्ट कर रही है. क्या एक्ट कर रही है? ग्रेविटी. और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. बस खत्म कर दीजिए, सवाल यहीं पे खत्म हो गया. अब सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी. ठीक है, ये तो था फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी जहां पर आपका एक्सेलरेशन क्या था? प्लस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड पार्ट में केवल ग्रेविटी एक्ट करेगी. सेकंड पार्ट में केवल ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो रिटार्डेशन लगेगा बस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जी की वैल्यू लग रही है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 600 मीटर पर सेकंड है. इस जर्नी में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है. तो क्या हम h2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as से. ठीक है, 0 स्क्वायर तो ये हो गया माइनस 600 इंटू 600 अपॉन 2 इंटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन? माइनस 10. ये हो गया आपका h2. अब ये जो है h2 डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल और करेगा. ठीक है, तो अब देखिए दिस 0 एंड दिस इज आल्सो 0, 1 एंड दिस इज 30. सो h2 इज आल्सो इक्वल्स टू 18000 मीटर्स, या आप कह दीजिए 18 किलोमीटर. कितना हो गया? 18 किलोमीटर. तो सवाल आपसे ये पूछा गया था कि ये कितना मैक्सिमम हाइट तक चला जाएगा. तो रॉकेट मैक्सिमम कितना हाइट चला जाएगा? h1 प्लस h2 चला जाएगा. तो h max जो ये रीच करेगा वो कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर्स. The maximum height reach will be 18 plus 18 which will be 36 kilometers. होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं. एक और इलस्ट्रेशन इसी टाइप का देख लेते हैं. मान लीजिए कि आपको एक सवाल दिया गया, a juggler throws balls into air, making each one of them to rise 20 meter above the hand level. उसके हैंड लेवल से 20 मीटर ऊपर बॉल चली जाए. अभी जगलर क्या होते हैं? आपने देखे होंगे कि जैसे सर्कस शोज वगैरह में एक पर्सन होता है जिसके हाथ में बहुत सारी बॉल्स होती हैं और वो सेम टाइम पे बहुत सारी बॉल्स को अपने हाथ में मेंटेन किया हुआ होता है. तो वो जगलर की बात की गई है. वो बॉल्स फेंकता है हवा में. ठीक है, और हर एक जो है वो 20 मीटर तक, कितने तक? 20 मीटर अबव द हैंड लेवल चली जाती हैं. ठीक है, और तो आपसे पूछा गया इफ ही थ्रोज 4 बॉल्स, अगर वो 4 बॉल्स ऊपर थ्रो कर रहा है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन देम. प्रॉपर टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? ठीक है, प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन देम कितना होना चाहिए कि वो 4 बॉल्स को हवा में मेंटेन कर सके. सवाल समझ में आना चाहिए. जगलर बॉल्स को फेंक रहा है और 4 बॉल्स फेंक देता है हवा में एट ए टाइम. ठीक है, तो हर एक बॉल जो है वो 20 मीटर तक जा रही है. तो आपसे कहा गया है कि हर एक बॉल को कितने कितने इंटरवल पे वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दे जिससे कि हर एक बॉल जो है वो 20 मीटर तक राइज कर जाए. ये तो क्वेश्चन है आपका. चलिए अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए. अगेन वही वाली बात है कि मान लेता हूं कि जगलर ने u वेलोसिटी से, u स्पीड से क्या किया? बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया. ठीक है, वो मैक्सिमम कितने हाइट तक चली गई? वो मैक्सिमम हाइट जो चली गई वो थी 20 मीटर्स. अब हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका जाए, मैक्सिमम हाइट रीच अगर ये है, तो h इक्वल्स टू क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2g. आई होप ये फॉर्मूला याद होगा. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज u स्क्वायर बाय 2g. तो u कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 into 10 into 20. सो u जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड. तो 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया था. अब अगर 20 सेकंड से फेंका गया तो मैं ये देख रहा हूं कि बॉल को ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में, एक बॉल ऊपर गई और वापस नीचे आई तो कितना टाइम लगा? तो टाइम कितना लगेगा? 2u by g. ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके वापस आने में अगर u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है तो
u कितना है 20 है अपॉन g कितना है 10 है, तो दिस बिकम्स 4 सेकंड्स। कितना 4 सेकंड्स, 4 सेकंड्स लगते हैं बॉल को ऊपर जाके वापस आने में। तो इसी 4 सेकंड्स में वो 4 बॉल्स को मेंटेन किए हुए, तो एक एक बॉल को कितने कितने टाइम इंटरवल पे फेंकना चाहिए, जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1 सेकंड का। बहुत ही आसान कंसेप्ट कि एक एक सेकंड पे एक एक बॉल अगर फेंकी जाएगी तो 4 बॉल्स को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसको भी ट्राई करते हैं। सेम जगलर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और क्वेश्चन है a juggler maintains balls in air। वो एयर में बॉल्स को मेंटेन करता है और n बॉल्स को मेंटेन करता है। ठीक है, या मेंटेन्स बॉल्स इन एयर, एयर में क्या करता है वो बॉल्स को मेंटेन करता है। और आपसे पूछा गया है कि इफ he throws n balls per second into the air, एयर में क्या कर रहा है वो n balls per second अगर फेंक रहा है तो how high do the balls rise, how high do the balls rise। ठीक है, कितनी हाई जो है बॉल्स ऊपर राइज कर जाएंगी, ये सवाल है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अगेन मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ पर भी केवल और केवल क्या एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो देखिएगा अगर वो n बॉल्स पर सेकंड हवा में थ्रो कर रहा है तो कितनी हाई बॉल्स जाती है। ठीक है, कितना हाई जो है वो राइज कर जाती है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए मान लेता हूं कि बॉल को u रफ्तार से फेंका गया। कितनी रफ्तार से फेंका गया है, u बॉल से u स्पीड से इसको फेंका गया। अब u से जब फेंका गया तो ये कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाती है और वापस आ जाती है। आपसे कहा गया है n बॉल्स पर सेकंड, समझिएगा ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, n बॉल्स पर सेकंड फेंके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है एक सेकंड के अंदर n बॉल्स फेंकी जा रही है। तो एक बॉल का टाइम कितना हुआ, एक बॉल को फेंकने में कितना टाइम लगेगा, तो एक बॉल को फेंकने में लगा 1/n सेकेंड्स। कितना लगेगा 1/n सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा इसमें एक और आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अब ये जो n बॉल्स पर सेकंड फेंकता है और ऐसा कह रखा है कि हाउ हाई डू द बॉल्स राइज, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, he throws one ball whenever the previous one is at highest height, previous one is at the highest point। ठीक है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे हो तब वो क्या करता है, एक और बॉल फेंकता है। ये एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब देखिएगा समझने की बात है कि एक बॉल को फेंकने में वो 1/n सेकंड्स, 1/n सेकंड्स के बाद वो बॉल फेंके जा रहा है। ठीक है, और वो फेंकता कब है, दूसरी बॉल जब पहले वाली अपनी मैक्सिमम हाइट पे होती है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उस बॉल की हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी बॉल तभी तो दूसरी बॉल फेंकी जाएगी। तो इतने में जो टाइम निकला वो कितना था, 1/n सेकंड्स। ये इसमें टाइम कितना लग गया है, 1/n सेकंड्स लग गया है। तो बस सिंपल सी बात है, इनिशियल रफ्तार u थी, फाइनल रफ्तार हो गई 0 और टाइम कितना लगा है 1/n और रिटार्डेशन कितना ऐड कर रहा है माइनस का g। v इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, तो u की वैल्यू किसके बराबर हो गई, g/n के बराबर। और अब अगर हम जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी g/n है तो मैक्सिमम हाइट जो रीच होगी वो क्या हो जाएगी, u²/2g के बराबर। यही मैक्सिमम हाइट रीच करेगी हर एक बॉल। यही आपसे पूछा गया था, हाउ हाई डू द बॉल्स राइज। अब u कितना है, g²/n² into 2g। देखिए एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा g/2n²। तो हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल इज ईच बॉल इज g/2n²। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ध्यान रखना होता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने ऐसी भी आएंगी जहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर आपको थोड़ा बहुत सोच विचार करना पड़ता है। अब देखिए इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, अपन वो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, लिखिएगा, when a particle is dropped from a moving frame,
please note this down. When a particle is dropped from a moving frame, when a particle is dropped from a moving frame, its velocity will be the same as that of the moving frame. Its velocity will be same as that of the moving frame. Its velocity will be the same as that of the moving frame. But once it comes out of the frame, once it comes out of the frame, the acceleration acting will be g only. The acceleration acting will be g only. The acceleration acting will be g only. कंसेप्ट समझिएगा. मान लीजिए कि कोई एक फ्रेम था. अब फ्रेम जो है ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बलून है, ठीक है. बलून में क्या है, मतलब आप सपोज आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ में एक स्टोन है, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि बलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किसी रफ्तार के साथ मूव कर रहा है, यू के साथ मूव कर रहा है. तो इस फ्रेम के अंदर, इस बलून के अंदर जो भी सारे पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स के पास इस फ्रेम की रफ्तार तो है ही है, मतलब सबके पास u वेलोसिटी तो है ही है, सब u वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. अब क्या हुआ, अचानक से हम क्या करते हैं कि इस स्टोन को ड्रॉप करा देते हैं. तो जिस इंस्टेंट पे हम पार्टिकल को ड्रॉप कराते हैं, याद रखना है, उसके पास वही रफ्तार होती है जो फ्रेम के पास थी. वो उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है. क्या बन जाती है? इनिशियल वेलोसिटी. तो हम कहेंगे अच्छा बलून पहले u रफ्तार से चल रहा था, लेकिन एक बार वो फ्रेम से बाहर आ गया तो एक्सेलरेशन उस पे केवल और केवल ग्रेविटी का लगेगा. अब अगर बलून एक्सेलरेट भी कर रहा होता ना, तो भी बलून का एक्सेलरेशन हम पार्टिकल को नहीं देते, स्टोन को नहीं देते. इतना याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. फ्रेम से बाहर आने के बाद, अब जब फ्रेम से वो बाहर आ गया है ना, तो फ्रेम का एक्सेलरेशन इस स्टोन पे नहीं आता है. अब वो केवल और केवल किसके इन्फ्लुएंस में गिरेगा? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में. ठीक है. अब इसी पे ही मैं सवाल भी करा देता हूं आपको. मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड की. मान लीजिए बलून जो है वो असेंड कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, लिख देता हूं बलून इज असेंडिंग. बलून इज असेंडिंग अपवर्ड्स. ठीक है, असेंड कर रहा था अपवर्ड्स. असेंडिंग का मतलब ये ऊपर जाना. इनिशियल रफ्तार कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड थी. 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था और स्टोन को ड्रॉप कर दिया. ठीक है, स्टोन इज ड्रॉप्ड. अब आपने स्टोन को जैसे ही ड्रॉप कर दिया तो ये ग्राउंड पे गिरेगा. आपसे पूछा गया कितने टाइम में गिरेगा और कितनी रफ्तार के साथ गिरेगा, और आपसे कह दिया गया कि जब स्टोन ड्रॉप किया ना, तो बलून जो था वो 60 मीटर की हाइट पे था. कितनी हाइट पे था? 60 मीटर्स की हाइट पे था. कुछ भी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी आप जानते हैं 5 मीटर पर सेकंड है. स्टोन को ड्रॉप करा दिया. हाइट कितनी ट्रैवल करनी है? जिस पॉइंट से हम फेंकते हैं, जिस पॉइंट से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, उसे हम ओरिजिन मान लेते हैं. अब हमने कहा कि फ्रेम की रफ्तार स्टोन को मिल जाएगी. तो अगर मैं स्टोन की बात करूंगा तो उसकी इनिशियल रफ्तार कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड. क्यों? क्योंकि जो फ्रेम की रफ्तार है वही स्टोन को मिल जाएगी. बाहर निकलते ही उस पे एक्सेलरेशन केवल माइनस ऑफ जी ऐड करेगा. उसे डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है? h इज उसका माइनस का 60 मीटर, क्योंकि उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है. खत्म हो गया. टाइम ही तो निकालना है, क्या दिक्कत है? निकाल लो. h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से. ठीक है, माइनस 60 इक्वल्स टू 5t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा 5 ये भी कैंसिल हो गया, ये 12 बन गया. तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल्स टू 0. टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो टी हो जाएगा माइनस 3 या 4. तो 4 इज द आंसर. ठीक है, 4 सेकंड्स लगे पार्टिकल को नीचे गिरने में, स्टोन को नीचे गिरने में. और आपसे ये भी पूछ लिया गया कि बताइए किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा. किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा? सिंपल, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगा सकते हैं आप. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. फाइनल रफ्तार नहीं जानता. इनिशियल रफ्तार क्या थी पार्टिकल की? 5. तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 2. एक्सेलरेशन माइनस का 10 और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? माइनस का 60. ठीक है, माइनस का 60. यहां से आप सॉल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये मूविंग फ्रेम का एग्जांपल था
कि जब पार्टिकल एक मूविंग फ्रेम के अंदर है तब उस पार्टिकल की रफ्तार क्या होगी, उसे किसको मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन वो नहीं मिलता है, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। इतना आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। अब कई बार क्या होता है, हमारे सामने ऐसा मोशन भी आता है जहां पर एयर रेजिस्टेंस मौजूद होता है। एयर रेजिस्टेंस क्या है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं या ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो एयर के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसे ही हम एयर रेजिस्टेंस के नाम से जान रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैंने assumption दिया है कि ये जो एयर रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब एयर रेजिस्टेंस के कारण जो एक्सेलरेशन होगा, जो रिटार्डेशन होगा ऑब्जेक्ट पे, वो कांस्टेंट है। एक बात जो आपको याद रखनी है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ एक्ट करता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, चार्ज पार्टिकल सॉरी जो पार्टिकल है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को अपन ने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड्स विद स्पीड u, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापस नीचे उतरेगा, ठीक है। इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हम जान रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जब अपवर्ड जर्नी है, जब मैं कह रहा हूँ ऊपर वाली जर्नी है, तो g तो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, g तो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, ठीक है, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब यहाँ पर नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g प्लस a, g भी लग रहा है, a भी लग रहा है। अच्छा, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, जब वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो पार्टिकल पे नेट डाउनवर्ड रिटार्डेशन कितना लगेगा, इट इज या नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, g माइनस a, ठीक है। g नीचे लग रहा है, a ऊपर लग रहा है, तो नेट नीचे कितना लग रहा है, g माइनस a लग रहा है। तो ये छोटी मोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं कुछ चीजें कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहली बात तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as से। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g प्लस a है। क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g प्लस a डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैं माइनस साइन और लगा दे रहा हूं। और मैक्सिमम हाइट जो अटेन की उसे मैं कह देता हूं h। तो h कितना अटेन करेगा, u स्क्वायर बाय 2g प्लस a। दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। देखो, एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन जहां एयर रेजिस्टेंस नहीं होता था, तो वहां रिजल्ट क्या आता था, u स्क्वायर बाय 2g आता था ना। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ गया है, ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, और डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया है तो ये जो हाइट अटेन होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, मतलब ये u स्क्वायर बाय 2g से कुछ कम ही ऊपर जाएगा, ठीक है। होना भी चाहिए था। सोचिए, अगर हवा का रेजिस्टेंस लग रहा है तो ऑब्वियसली पार्टिकल जो है वो ऊपर थोड़ा कम जाएगा। सेकंड पॉइंट जो हम निकाल रहे हैं वो है टाइम ऑफ राइज। सेकंड पॉइंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो टाइम ऑफ राइज, कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को नीचे से ऊपर जाने में, अपवर्ड जर्नी में कितना टाइम लगा, जिसे मैंने टी राइज की फॉर्म में लिख दिया, टी आर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी, u दी थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन कितना, माइनस का g प्लस a, माइनस का g प्लस a इनटू टाइम ऑफ राइज। तो टाइम ऑफ राइज कितना हो जाएगा, u बाय g प्लस a, u बाय g प्लस a, ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ राइज, ठीक है। थर्ड केस, टाइम ऑफ फॉल। तीसरी चीज जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो निकाल रहा हूँ टाइम ऑफ फॉल। अच्छा, ऊपर से नीचे गिरने में, अब यहाँ पर तो यहाँ तक तो आप आ गए हैं, अब नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा ये मैं देखूंगा। तो मैं इसमें ये इक्वेशन लगा दे रहा हूँ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ x लिख देता हूँ ताकि डिस्प्लेसमेंट आपको ध्यान रहे। अब आप हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है। अब इस जर्नी को कंसिडर कर रहे हो तो माइनस h नीचे आ गए, तो माइनस का h इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी भैया हाईएस्ट पॉइंट पे। अब मैं सेकंड जर्नी की बात कर रहा हूं ना, तो सेकंड जर्नी के लिए ऊपर से नीचे वाली जर्नी के लिए ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की अभी तो जरूरत है नहीं, हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g माइनस है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस लगा दिया और g माइनस a कर दिया इनटू टाइम ऑफ फॉल का स्क्वायर।
तो टाइम ऑफ फॉल का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2 इंटू एच अपॉन जी माइनस ए। क्या हम h की वैल्यू जानते हैं? क्या हम h की वैल्यू जानते हैं? बिल्कुल, h की वैल्यू यहां से उठा के रख रहा हूं। h की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे तो t फॉल का स्क्वायर हो जाएगा 2 बाय g माइनस a इंटू h की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी प्लस ए। तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो टाइम ऑफ फॉल कितना हो जाएगा u अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, u अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया जी स्क्वायर जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए, जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फॉल। अगर आप सिंपल सा देखें तो टाइम ऑफ राइज तो ये हो गया और टाइम ऑफ फॉल ये हो गया। अब इनमें से अगर हम कंपेयर करें कि कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज कम है, ऑब्वियसली ये वाला डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर जी प्लस ए ऑब्वियसली जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूट से कंपैरिजन में तो बड़ा है। तो अगर ये चीज बड़ी है तो टाइम ऑफ राइज छोटा हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो टाइम ऑफ फॉल होता है ना, ये याद रखना है, टाइम ऑफ फॉल जो है वो टाइम ऑफ राइज से कंपैरिजन में ज्यादा है। पार्टिकल को ज्यादा टाइम लगता है नीचे गिरने में एज कंपेयर टू ऊपर जाने में। अब देखो यहाँ सब सिमेट्रिकल वाली बात नहीं है जैसा हम पहले पढ़ रहे थे, है ना, कोई सिमेट्री नहीं है यहाँ पे। यहाँ सिमेट्री फेल हो गई है क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी हमारा काम कर रहा है। अब अगर मैं आपसे फोर्थ पॉइंट पूछ लूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, फोर्थ पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अभी ग्राउंड पे किस रफ्तार के साथ स्ट्राइक करता है, तो क्या लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते हैं, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगा सकते हैं। दोनों में से जो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर देखें अगर हम ये निकालना चाहें ऊपर से नीचे के लिए, ठीक है, ऊपर से नीचे के लिए लगा रहा हूं यहां से यहां तक के लिए, तो एक्सेलरेशन कितना है g माइनस a है, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 अपॉन टाइम कितना दिया, टाइम ऑफ फॉल कितना दिया, टाइम ऑफ फॉल। बस कुछ भी नहीं है, टाइम ऑफ फॉल की वैल्यू यहां रख दूंगा, ये हो जाएगा g माइनस a इंटू टाइम ऑफ फॉल कितना है u अपॉन रूट ऑफ g माइनस a इंटू जी प्लस a, ठीक है। तो ये रूट से एक ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी u अंडर रूट g माइनस a अपॉन g प्लस a। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। इस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगा, ठीक है, इतना मैं समझ रहा हूं। अच्छा, आपको एक चीज और डाउट हो सकती है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अब क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, आप नेगेटिव लगा दीजिए, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस भी लिख सकते हो, है ना, हो सकता है भाई मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखा है, किसी को डाउट हो जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है वेलोसिटी विद व्हिच द पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। इतना आपको अगर समझ में आ जाए तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप टाइम ऑफ राइज, टाइम ऑफ फॉल, इनको कंपेयर करना सीख जाएं, वेलोसिटी को देखना सीख जाएं, ठीक है, कि किस वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक करता है। केवल इतना ही नहीं, मैं इसमें एक चीज और कर रहा हूं, मैं ग्राफ और प्लॉट कर रहा हूं। हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, इसमें एक ग्राफ और प्लॉट कर दे रहे हैं। ये ग्राफ किसके बीच का है, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। देखिए ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब आप जानते हैं ये नेगेटिव स्लोप के साथ बननी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे रफ्तार कितनी हो गई 0। आपने इनिशियली स्टार्ट किया था t = 0 पे, आपने स्टार्ट किया u रफ्तार के साथ, ठीक है। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, रफ्तार घटते 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 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सच दैट ये जो टाइम आया ना, ये टाइम ऑफ राइज है, ठीक है। ये टाइम कितना आया है, टाइम ऑफ राइज है, और इसका जो स्लोप होगा बच्चे, स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन है कितना बच्चे, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन कितना था, g माइनस a कितना था, सॉरी g प्लस a था एक्सेलरेशन, वो भी माइनस का, g प्लस a था एक्सेलरेशन, वो भी माइनस का, ठीक है। नेगेटिव स्लोप तो है ही, आपको साफ समझ में ही आ रहा है। अब आगे क्या हुआ, यहाँ रफ्तार हो गई 0। अब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव हो जाएगी, और वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अब एक बात याद रहे, टाइम ऑफ फॉल जो होता है वो टाइम ऑफ राइज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अगर
राइज करने में इतना टाइम लगा है तो मान लीजिए फॉल करने में इतना टाइम लग जाएगा, मतलब ये जो दूरी है ये कितनी है, ये टाइम ऑफ फॉल हो जाएगी। टाइम ऑफ फॉल होगी तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो स्लोप है वो कम है, क्योंकि देखिए वहां पर स्लोप कितना था, जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो स्लोप कितना होता है, g माइनस ए। तो इस केस में जो स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू माइनस g माइनस ए। ओके, अच्छा ये क्या है, ये वो रफ्तार है जिससे ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, है ना, जिससे ये क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। कितनी रफ्तार के साथ स्ट्राइक कर रहा था, माइनस यू रूट जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए, इस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक किया। समझने की बात एक और है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि पार्टिकल को इनिशियली ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था और वापस वो ग्राउंड पे ही पहुंच गया, ग्राउंड से प्रोजेक्ट करके ग्राउंड पे ही पहुंचा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया होना चाहिए, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए, ताकि पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हो जाए, 0। तो अगर इस एरिया को A1 से रिप्रेजेंट किया, इस एरिया को A2 से, तो A1 का मैग्नीट्यूड और A2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो आपको इस VT ग्राफ में नोट करनी है कि आप देखिए कि हर एक चीज, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब ये क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट पॉइंट। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।